सक्सेस टू ऑल में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि लुसेंट का महत्ता जो है ना हर एग्ज़ाम के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है और हम लुसेंट की पार्ट जो है ना पढ़ा रहे हैं। इससे एक पार्ट मैंने करा दिया है, दूसरा पार्ट लेके आए हैं। दूसरा पार्ट में यहाँ देखिए, सबसे पहले यहाँ लिखा है समस्थानिक। समस्थानिक से पूछा जाता है कि भाई समस्थानिक है क्या। तो जिसमें परमाणु की संख्या समान हो और दरमियानों की संख्या अलग अलग हो, उसी को हम समस्थानिक कहते हैं। इस बात को ध्यान में रखिएगा कि समस्थानिक के गुण से यही पूछ दिए जाते हैं कि समस्थानिक में होते हैं परमाणु की संख्या समान और दरमियान की संख्या भिन्न भिन्न। इस बातों को ध्यान में रखिएगा। देख लीजिए, ये हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। ये तीनों से पूछे जाते हैं। पहले को प्रोटियम बोलते हैं, दूसरा का ड्यूटेरियम बोलते हैं और तीसरा का ट्राइट्रियम बोलते हैं। इस बात को ध्यान में रखिएगा कि इसमें जो है ना प्रोटियम में कोई न्यूट्रॉन नहीं है, क्योंकि एक इसमें एक दरमियान है और एक ही इसका एक में से एक घटाइएगा तो जीरो आ जाएगा। जीरो आ गया, इसका मतलब इसमें कोई न्यूट्रॉन नहीं है। बाद बाकी हाइड्रोजन ही एक ऐसा तत्व है जिसमें कोई मतलब न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है। और इसके कौन से समस्थानिक में? तो प्रोटियम में। इस बातों को ध्यान में रखना है। उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए, समस्थानिक जो शब्द है वो ग्रीक भाषा का शब्द है। इस बातों को भी ध्यान में रखना है। एकमात्र ऐसा समस्थानिक है, यहाँ पे देखिए आइसो बोला है। आइस और टोपस का मतलब होता है स्थान, मतलब समान और स्थान वाले को हम क्या कहते हैं? आइसोटोप कहते हैं। हाइड्रोजन ही एकमात्र ऐसा है जो कि हम बता दिए कि समस्थानिक में अलग अलग नाम पाए जाते हैं। इस बातों को ध्यान में रखना है। और उसके बाद थोड़ा सा इसको भी ध्यान में कर लीजिए कि पोलिनियम जो है ना सर्वाधिक समस्थानिक वाला तत्व है। ये आपके एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। हाइड्रोजन का समस्थानिक ट्राइटियम जो है ना रेडियो सक्रियता का गुण प्रदर्शित करता है। मतलब जो ट्राइटियम है वो रेडियो सक्रियता गुण को प्रदर्शित करता है। तो पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा तत्व है जो रेडियो सक्रियता जिसके समस्थानिक रेडियो सक्रियता के तत्व को प्रदर्शित करता है? तो हाइड्रोजन है। अब हम संभारिक की बात करते हैं। समस्थानिक और संभारिक में थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस है, क्योंकि यहाँ पे जो संभारिक होता है उसकी दरमियान संख्या सेम होता है, ठीक है, लेकिन उनकी परमाणु संख्या अलग अलग होता है। इससे पहले जो हम समस्थानिक बताए हैं उसमें था कि परमाणु संख्या सेम होता है, इसमें है दरमियान संख्या सेम होता है। संभारिक का मतलब समान दरमियान वाले। इस बातों को ध्यान में आपको रखना है, इससे पूछ लिया जाता है। यहाँ पे देख लीजिए, ये है आर्गन के समस्थानिक दिए गए हैं। आर्गन के समस्थानिक है। उसके बाद है पोटेशियम के समस्थानिक है। उसके बाद आपका है कैल्शियम के समस्थानिक है। समस्थानिक में जो नीचे रहता है वो परमाणु संख्या रहता है और जो ऊपर रहता है वो द्रव्यमान संख्या रहता है। दोनों को जब हम लेस कर लेते हैं तो वो न्यूट्रॉन संख्या निकल करके आ जाता है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जो आप देख रहे हैं 18 और 40 जो दिख रहा है, तो उसमें जो है आपका जो ऊपर लिखा 40 है वो द्रव्यमान संख्या है और नीचे जो लिखा है वो परमाणु संख्या है। जब दोनों को आप लेस कीजिएगा तो उस समय आपको न्यूट्रॉन की संख्या निकल करके आता है। तो आपसे पूछ दिया जाएगा कि इसमें कितने न्यूट्रॉन है, तो न्यूट्रॉन की संख्या हम इस तरह से ज्ञात कर लेते हैं। लेकिन जितना परमाणु संख्या होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन की संख्या होते हैं। इलेक्ट्रॉन की संख्या जैसे ही आपसे पूछेगा तो आपको 18 का 18 ही होगा। जैसे 18 40 यहाँ पे लिखा हुआ है उतना ही हो जाएगा, लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या पूछने पर आपको घटा करके निकालना पड़ता है। यहाँ पे देख लीजिए, अब रेडियो सक्रिय तत्व में जो होता है कि उसमें बीटा कणों का उत्सर्जन होता है। जो रेडियो सक्रिय तत्व होता है उसमें क्या होता है? बीटा कणों का उत्सर्जन होता है और ये संभारिक बनाते हैं। इस बात को ध्यान में रखिए। उसके बाद है सम न्यूट्रॉनिक की बात करते हैं, तो जिसमें परमाणु संख्या जो होता है दरमियान संख्या अलग अलग होता है। परमाणु और दरमियान अलग अलग हो लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या सेम हो तो उसको हम सम न्यूट्रॉनिक के नाम से जानते हैं। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि सम न्यूट्रॉनिक में परमाणु संख्या क्या होते हैं, तो परमाणु संख्या भिन्न भिन्न होते हैं, दरमियान संख्या क्या होते हैं? भिन्न भिन्न होते हैं, लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होते हैं? समान होते हैं। यहाँ पे उदाहरण दिए गए हैं सम न्यूट्रॉनिक का उदाहरण दिए गए हैं। इस बात को दोनों को घटाइएगा तो सेम मिलेगा इस न्यूट्रॉनों की संख्या, इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे? सम न्यूट्रॉनिक। अब है सम इलेक्ट्रॉनिक की बात कर ले, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होने पर सम इलेक्ट्रॉनिक हो जाएगा। यहाँ पे दिया गया है कि भाई इसमें और इसमें जो है ना सम इलेक्ट्रॉनिक है। रेडियो सक्रियता तत्व के बारे में कुछ जान लेते हैं। ये रेडियो सक्रियता तत्व आपके एग्जाम के दृष्टि से VVI है, अर्थात वेरी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? वेरी इंपॉर्टेंट होने का कारण है कि इससे ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब विखंडित होकर बोला है अदृश्य किरणें उत्सर्जन करते हैं। पूछा जाता है कि जब रेडियो सक्रियता तत्व विखंडित होते हैं तो कैसे किरणें उत्पन्न करते हैं? तो ये जो है अदृश्य किरणें, ठीक है। और यही घटना को हम रेडियो सक्रियता के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पे देख लीजिए, ये मैडम क्यूरी जो है ना रेडियो सक्रियता
रेडियो सक्रियता तत्व की खोज करने वाले में से है, इस बात को ध्यान में रखना है। उसके बाद है यहाँ पे देख लीजिए पिच ब्लेड जो है ना, रेडियो सक्रियता तत्व जो यूरेनियम है उसी का रेडियो सक्रिय तत्व पिच ब्लेड से ही प्राप्त होते हैं। यहाँ पे खोज बोला है कि रेडियो सक्रियता तत्व की खोज जो है प्राकृतिक रेडियम समस्थानिक के अनेक रेडियो सक्रियता तत्व से किया गया है। इस बात को ध्यान में रखें। जब इस पदार्थ की खोज हुई तत्व की, तभी रेडियो सक्रिय तत्व की पता चला था। अब यहाँ पे देख लीजिए यूरेनियम, रेडियम और थोरियम, ये सब प्राकृतिक रूप से रेडियो सक्रिय तत्व है। प्राकृतिक रूप से रेडियो सक्रिय तत्व आपसे पूछेगा तो यूरेनियम, रेडियम और थोरियम होगा। उसके बाद है आपका यहाँ पे देख लीजिए रदरफोर्ड, रेडियो सक्रिय तत्व के किरणें की बात करें तो रदरफोर्ड ने इसकी खोज किया है। पूछा जाता है कि रेडियो सक्रिय तत्व किरणें की खोज किसने किया, तो रदरफोर्ड। किरण कौन कौन है, तो एक अल्फा किरण है, एक बीटा किरण है और गामा किरण, अर्थात अल्फा, बीटा और गामा किरणें, इन सभी किरणों की खोज किसने किया है, रदरफोर्ड। रदरफोर्ड इसके अल्फा किरण के गुण से पूछ लिए जाते हैं कि कौन सा जो रेडियो सक्रिय तत्व है या अल्फा के कण के जो है ना गुण क्या है, तो इसका जो आवेश होता है धन आवेश होता है। ठीक है, तो उसमें पूछा जाता है कि कौन धन आवेशित कण है, तो आपको अल्फा कण उस समय जरूर ऑप्शन में दिए जाते हैं। ये अल्फा कण के उदाहरण हैं। यहाँ पे देखिए इसका वेग जो होता है प्रकाश के वेग का 1/10वां भाग होता है। मतलब जितना प्रकाश चलता है उसका 1/10 से गुना कर देंगे, उतना वेग अल्फा कण का वेग होता है। गतिज ऊर्जा अधिक होता है इसमें, इस बात को ध्यान में रखना है। गैस से होकर प्रवाहित करने पर आयनित हो जाते हैं। जब इसे हम गैस से होकर प्रवाहित करते हैं तो क्या हो जाता है, आयन के रूप में बदल जाता है। दरमियान होने के कारण, मतलब ज़्यादा दरमियान होने के कारण वेदन क्षमता जो है ना कम होता है। जिसमें ज़्यादा दरमियान होता है उसकी वेदन क्षमता क्या होती, कम होती। तो इसमें वेदन क्षमता कम होने का क्या कारण है, अधिक दरमियान का होना। फोटोग्राफी प्लेट को प्रभावित करता है, ये क्या करता है, फोटोग्राफी प्लेट को प्रभावित करता है। जिंक सल्फाइड, बेरियम, प्लेटिनो साइनाइड सफुर्द होता है इसमें। ठीक है, ये उत्पन्न करता है, इस बात को ध्यान में कर लीजिए। बोला है ये किरणें कोशिका को नष्ट कर देता है। ये किरण क्या कर देता है, कोशिका को नष्ट कर देता है। तो ये आपको अल्फा कण की मैंने गुण बता दिया है। अल्फा कण के गुण से एग्जाम में पूछे गए हैं, इसीलिए मैंने बताया। बीटा कण की बात कर लेते हैं। तो बीटा कण जो है रोक दीजिएगा, चलिए यहाँ पे देख लीजिए बीटा कण, जो बीटा किरण है इनका जो ऋण आवेश है, इस बात को ध्यान में रख लीजिए। तो यहाँ पे पूछा जाता है कि किसका ऋण आवेश है, तो बीटा कण का। ठीक है, बीटा कण का जो प्रकाश का वेग होता है 9/10वां भाग है। अर्थात कहीं कुल मिलाकर देखा जाए तो ये जो है ना अल्फा कण से ज़्यादा स्पीड में इसका वेग है। ठीक है, और गतिज ऊर्जा अल्फा कणों से बहुत कम होती है। गतिज ऊर्जा कम होती है, लेकिन इसका वेग जो है ना प्रकाश के वेग से अधिक है। ठीक, प्रकाश के वेग से 9/10वां है। बोला है आयनन क्षमता अल्फा कणों की अपेक्षा कम होता है। आयनन क्षमता जो है ना अल्फा कणों की अपेक्षा कम होता है। उच्च वेग और कम द्रव्यमान होता है। वेग कैसा होता है, उच्च होता है, लेकिन द्रव्यमान क्या होता है, कम होता है। इसीलिए वेदन क्षमता अल्फा कणों से 100 गुनी अधिक होती है। ठीक है, इसका द्रव्यमान कम है, इसीलिए वेदन क्षमता अल्फा कण से क्या है, 100 गुना कम, 100 गुना ज़्यादा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे बोला है कि जिंक सल्फाइड हो गया, बेरियम प्लेनोसाइड हो गया। ये भी इसमें जो है ना जिस तरह से अल्फा कण जो है ना स्फुर दीप्त उत्पन्न करता है, मतलब ये दीप्त होता है, उसी तरीके से इसमें भी दीप्त होते हैं। अब यहाँ पे देख लीजिए ये भी जीव कोशिका को नष्ट कर देता है। तो मैंने आपको बता दिया है कि क्या क्या पूछे जा सकते हैं बीटा कण से। अब हम आपको बताएंगे कि गामा कण से कौन कौन से मतलब पूछे जाते हैं। तो ये उदासीन है। पूछा जाता है कि कौन से कण किरण जो है ना उदासीन होता है, तो उदासीन गामा किरण होते हैं। उसके बाद है लघु तरंग दैर्घ्य होता है इसमें। ठीक है, विद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न करता है ये। ठीक है, लघु तरंग दैर्घ्य होता है, विद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न करता है। उसके बाद है प्रकाश के वेग का लगभग बराबर वेग है इसका, मतलब सबसे ज़्यादा अगर वेग कहा जाए तो इसी में है, क्योंकि ये प्रकाश के वेग के बराबर में है, इसीलिए। गामा किरणें अद्रव्य है। ठीक है, गामा अद्रव्य प्रकृति वाली होती है। गामा किरणें अद्रव्य प्रकृति वाली होती है। वेदन क्षमता सबसे ज़्यादा है। वेदन क्षमता क्या है,
सबसे ज़्यादा। तो सबसे अधिक अगर आपको वेधन क्षमता के अनुकूल सजाना होगा तो उस समय आपको सबसे पहले गामा होगा, गामा के बाद आपको गामा किरणें के बाद हो जाएगा बीटा, बीटा के बाद हो जाएगा अल्फा। यानी कहने का मतलब है कि वेधन क्षमता के हिसाब से इस तरह से ध्यान में रखना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देख लीजिए, दरम्यान नहीं के बराबर होता है, नहीं के बराबर है इसीलिए तो इसकी वेधन क्षमता ज़्यादा है, ठीक है। उसके बाद है जीव कोशिका को ये भी जो है ना नष्ट कर देता है। तो इतनी बात आपको ये किरणों से ध्यान रखना है, एक तो इसकी खोजकर्ता, दूसरा इसका गुण। अब आगे बढ़ जाते हैं, यहाँ पे देख लीजिए बोला है कि अल्फा कण तथा अल्फा कण 2 बीटा कणों के निकल जाने से परमाणु की परमाणु संख्या वही रहती है, ठीक है। अल्फा कण तथा 2 बीटा कणों निकल जाने से क्या हो जाता है, परमाणु की जो परमाणु संख्या रहती है वही बनी रहती है। दरम्यान से 4 इकाई कम हो जाता है, लेकिन दरम्यान कितने इकाई कम हो जाते हैं, 4। तो पूछ दिए गए हैं एग्जाम में कि जब अल्फा कण से बीटा कणों के निकल जाते हैं तो उस परिस्थिति में उसका परमाणु संख्या पर क्या असर पड़ेगा, तो वही रहेगा, लेकिन दरम्यान संख्या क्या हो जाएगा, 4 कम हो जाएगा। जनक तत्व के स्थान से 2 समूह बाईं ओर खिसक जाता है, मतलब जितना जनक तत्व रहता है उसे दो स्थान क्या है, बायां ओर चला जाता है। तो बायां ओर चला जाता है, इस बात को ध्यान में रखिए। जनक तत्व के स्थान से एक समूह दाईं ओर, ठीक है, एक समूह बीटा कण ऐसा करते हैं, ठीक है। बीटा कण क्या करते हैं, जनक समूह से एक समूह दाईं ओर खिसकते हैं। ये समूह विस्थापन नियम के नाम से जाना जाता है। अर्ध आयु काल की बात कर लेते हैं। तो प्रारंभिक सक्रियता से ठोस आधी हो जाने में जितना समय लगता है अर्ध आयु कहलाता है, ठीक है। प्रारंभिक सक्रियता से ठीक आधी हो जाने में जितना समय लगता है उसी को हम अर्ध आयु के नाम से जानते हैं। इस बातों को ध्यान में रखना है, ये किरणों के ऊपर बनाए गए हैं। अब रेडियो की समस्थानिक की उपयोगिता की बात कर लेते हैं कि कहाँ कहाँ हम इसका उपयोग में लाते हैं। तो रेडियो के समस्थानिक जो है ना, पौधे, जानवर, पत्थर के आयु ज्ञात करने में लाते हैं। मतलब इन सभी का आयु अगर प्राचीन अवशेष मिले हैं ना तो उनको ज्ञात करने में हम करते हैं, जिसको हम रेडियो आइसोटोप डेटिंग के नाम से भी जानते हैं। ट्यूमर का पता लगाने के लिए, जैसे कैंसर हो गया किसी का, ट्यूमर जो है ना एक प्रकार का कैंसर है, तो ट्यूमर का पता लगाने के लिए रेडियो समस्थानिक का प्रयोग हम लोग करते हैं। गैस पाइपलाइन में, ठीक है, तेल पाइपलाइन में रिसाव अगर हो गया है, मतलब पाइपलाइन लगा हुआ है और कहीं पे लीक कर गया है, तो लीक का पता लगाने के लिए रेडियो मतलब समस्थानिक का प्रयोग करते हैं। उसके बाद है कैंसर। देखिए कैंसर का पता लगाने, कैंसर से ग्रस्त जो है ना कोशिका का नष्ट करने के लिए, मतलब ये इलाज के लिए होता है। कैंसर किसी को हो गया है तो उस जिस कोशिका में कैंसर है उसको नष्ट करने के लिए हम रेडियो समस्थानिक का प्रयोग करते हैं। ये कौन है, कोबाल्ट समस्थानिक। ये कोबाल्ट का समस्थानिक है जिसको याद रखना है आपको, ठीक है। CO60 27 जो होता है, 27 इसका परमाणु संख्या है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो कोबाल्ट 60 का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, कैंसर के इलाज में करते हैं। बोला है मस्तिष्क ट्यूमर को नष्ट करने में हम करते हैं। अगर किसी के मस्तिष्क में ट्यूमर हो गया, मतलब कैंसर हो गया, तो वो नष्ट करने में हम कोबाल्ट 60 का प्रयोग करते हैं। रेडियो समस्थानिक जो है ना पाचन तंत्र का अध्ययन करने में भी मदद करता है, ठीक है, पाचन तंत्र के अध्ययन करने में। उसके बाद है रेडियो सक्रिय आयोडीन, एक होता है जो थायराइड ग्रंथि में उत्पन्न विकार को ज्ञात करता है। मतलब अगर किसी के थायराइड ग्रंथि में किसी प्रकार का विकार उत्पन्न हो गया तो रेडियो सक्रिय आयोडीन का प्रयोग हम लोग करते हैं, ठीक है। उसके बाद है रेडियो सक्रिय फास्फोरस, एक होता है, उसको अस्थि रोग के इलाज में, अगर किसी को हड्डी से संबंधित बीमारी हो गया तो उसको पता लगाने के लिए इलाज में हम करते हैं रेडियो सक्रिय फास्फोरस का। अब यहाँ पे देखिए रेडियो सक्रिय सोडियम है। रेडियो सक्रिय सोडियम का प्रयोग जो है ना रक्त प्रवाह के वेग का मापन के लिए, मतलब किसी का रक्त प्रवाह का वेग कितना है, कम है, ज़्यादा है, इसका पता लगाने के लिए हम कि रेडियो सक्रिय सोडियम का प्रयोग हम लोग करते हैं। रेडियो सक्रिय लोहा होता है एक, लोहा में हम अरक्ता मतलब एनीमिया का पता लगाने के लिए करते हैं। मतलब अरक्ता का मतलब है रक्त की कमी, ठीक है। रेडियो सक्रिय यूरेनियम एक होता है, उसका प्रयोग पृथ्वी की आयु का पता लगाने के लिए करते हैं। यही है यूरेनियम 238। यूरेनियम 238 याद रखिएगा, ये किस लिए किया जाता है, पृथ्वी की आयु पता लगाने का। उसके बाद है
अनाज, फल, सब्जियों आदि को रोगाणुनाशक करने के लिए भी हम इसका प्रयोग करते हैं। मतलब अनाज हो गया, फल हो गया, सब्जी हो गया, इसको में अगर कीटाणु है तो उसको मारने के लिए करते हैं। अब हम नाभिकीय ऊर्जा की बात करते हैं। नाभिकीय ऊर्जा के दो स्रोत हैं, ठीक है। एक नाभिकीय विखंडन होता है और एक नाभिकीय संलयन होता है, ठीक है। नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन। तो इस बात को ध्यान में रखना है कि जर्मन वैज्ञानिक ओटोहन के द्वारा इसका जो है ना बताया गया था, नाभिकीय विखंडन की बात किया गया था। अब यहाँ पे देख लीजिए ये जो है ना, ये दरम्यान की यह क्षति आइंस्टीन बताया था। दरम्यान की क्षति के बारे में कौन बताया था? आइंस्टीन। और आइंस्टीन का जो नियम है ये पूछ लिया जाता है, E=mc²। तो पूछा जाता है कि E=mc² किसने दिया है? तो आइंस्टीन ने दिया है, ठीक है। आइंस्टीन ई का मतलब होता है ऊर्जा, एम का मतलब दरम्यान और सी का मतलब प्रकाश का वेग होता है। इस बात को ध्यान में भी रखना है। परमाणु बम जो है ना किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो विस्फोट होता है। तो ये नाभिकीय रिएक्टरों में जब विस्फोट किया जाता है तो नियंत्रित विखंडन अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है, ठीक है। नियंत्रित विखंडन कहाँ होता है? जब रिएक्टर में कराए जाते हैं। लेकिन रिएक्टर के बाहर अगर विस्फोट कराए जाएंगे तो अनियंत्रित उसको नाम दिया जाता है। तो पूछा जाता है कि परमाणु बम तब विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करता है। लेकिन विखंडन दो तरीके के होंगे, एक नियंत्रित, एक अनियंत्रित। जब इसे रिएक्टर में कराया जाएगा तो क्या हो जाएगा? नियंत्रित होगा। और जब रिएक्टर के बाहर कराया जाएगा तो वो अनियंत्रित होगा। नाभिकीय संलयन। अब नाभिकीय संलयन को देख लीजिए कि नाभिकीय संलयन क्या होता है। तो दो हल्के नाभिक जब आपस में जुड़ जाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? आपस में जुड़ करके जो भी क्रिया करते हैं तो उसको हम नाभिकीय संलयन कहते हैं। ऐसा कहाँ होता है? तो ऐसा सूर्य में होता है। दो हल्के जो है ना हीलियम के और हाइड्रोजन के नाभिक जो है ना आपस में मिल करके क्या बना रहे हैं? नाभिकीय संलयन कर रहे हैं, जिसके कारण आपका जो है हाइड्रोजन के नाभिक मिल रहे हैं। हाइड्रोजन बम भी इसी नाभिकीय संलयन सिद्धांत पर कार्य करता है। तो पूछा जाता है कि हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो नाभिकीय संलयन। लेकिन यही चीज पूछा जाता है कि परमाणु बम किस पर कार्य करता है? तो नाभिकीय विखंडन, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखना है। आगे हम आपको बता देते हैं कि सूर्य एवं अन्य तारों की अपेक्षा जो है प्राप्त ऊर्जा, जो प्रकाश जो होता है, ये किस कारण? नाभिकीय संलयन के कारण से ही प्राप्त होता है। मतलब सूर्य से और अन्य तारे जितने भी है सभी से अगर ऊर्जा मिलते हैं तो किस प्रक्रिया के द्वारा मिल रहे हैं? तो नाभिकीय संलयन के द्वारा मिल रहे हैं, ठीक है। अब हम परमाणु रिएक्टर के जो भाग हैं वो अलग अलग भाग है। कोर होता है, शीतलक होता है, मंदक होता है, परीक्षण होता है। तो इन सभी से सवाल पूछे जाते हैं कि भाई मंदक में हम किसका प्रयोग करते हैं? तो मंदक में आपको भारी जल का प्रयोग करते हैं। भारी जल का सूत्र D2O होता है, ठीक है। भारी जल का प्रयोग करते हैं और भारी जल का जो सूत्र होता है वो क्या होता है? D2O, ठीक है। ग्रेफाइट का भी हम प्रयोग करते हैं मंदक के रूप में। मंदक के रूप में किसका भारी जल और ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। मंदक क्या होता है कि कोई भी अभिक्रिया को धीरा कर देता है, तो उसी को कहते हैं मंदक। अगर मान लीजिए कि कोई विस्फोट कराया जा रहा है तो उसको धीरा करना है तो क्या करेंगे? हम भारी जल का प्रयोग करेंगे और ग्रेफाइट का प्रयोग करेंगे। जबकि शीतलक के रूप में सोडियम का प्रयोग, लेकिन उसको हल्का ठंडा करने के लिए किसका? सोडियम और पोटेशियम का प्रयोग, माने उसके मिश्र धातु का प्रयोग मिलाते हैं। इस बात को ध्यान में रखिएगा। परमाणु पाइल इसे कहा जाता है, किसे? शीतलक को। शीतलक को परमाणु पाइल के रूप में जानते हैं। स्विमिंग पूल, किंतु भारी जल के मंदक के रूप में प्रयोग करना, इसको क्या करेंगे? स्विमिंग कहते हैं, स्विमिंग पूल रिएक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? जब स्विमिंग पूल रिएक्टर मतलब अगर भारी जल का हम प्रयोग कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? इसको स्विमिंग पूल रिएक्टर। यूरेनियम और प्लूटोनियम का उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। मतलब नाभिकीय रिएक्टर में क्या विस्फोट कराया जाता है? तो यूरेनियम को और प्लूटोनियम को, मतलब विस्फोट होने के लिए यूरेनियम प्लूटोनियम का प्रयोग करते हैं। और एक कैडमियम क्षौर आता है। देखिए कैडमियम क्षौर, तो कैडमियम क्षौर का जो प्रयोग है वो क्या चीज़ के लिए करते हैं? यही पर कंफ्यूज करता है बच्चा। कभी जहाँ कैडमियम क्षौर आंसर देना चाहिए वहाँ ग्रेफाइट या क्या दे देते हैं? भारी जल दे देते हैं। तो मंदक के रूप में जब आपसे पूछेगा तब आपको ध्यान रखना है कि देना है भारी जल और ग्रेफाइट। लेकिन जैसे ही नियंत्रक के रूप में कौन काम करता है? मतलब नियंत्रित करना और मंद करना दो अलग अलग चीज होती है। नियंत्रित करने का मतलब कंट्रोल में लाना, लेकिन मंद करना इसका मतलब धीमा कर देना। तो इस तरह से नियंत्रक के रूप में आपको कहेगा तो कैडमियम का क्षौर, ठीक है। कौन क्षौर का प्रयोग करते हैं? कैडमियम का क्षौर का उपयोग नियंत्रक के रूप में किया जाता है। इस बात को ध्यान रखना है। रिएक्टर, नाभिकीय रिएक्टर इटली के वैज्ञानिक प्रोफेसर एनरिक फर्मी जो शिकागो विश्वविद्यालय में बनाया था। तो इस रिएक्टर का खोज किसने किया था? तो एनरिको फर्मी ने किया था। और ये कहाँ का वैज्ञानिक है? इटली का।
नाभिकीय रिएक्टर का उपयोग कहाँ होता है? तो रिएक्टर का उपयोग नाभिकीय विद्युत ऊर्जा, मतलब अगर मान लीजिए कि कोई भी यूरेनियम से या प्लूटोनियम से हमको बनाना है विद्युत, तो कहाँ करेंगे? रिएक्टर में उसको विस्फोट कराएंगे और उसी से हम विद्युत प्राप्त करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको रेडियो सक्रियता तत्व से पूछे जाते हैं, इस बात को ध्यान में रखिए। रेडियो सक्रियता तत्व तो मैंने बता दिया है। आगे अब रासायनिक बंधन से बताएंगे कि रासायनिक बंधन में क्या क्या होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि कुछ अक्रिय गैसों की संख्या जो है ना 6 है, ठीक है। अक्रिय गैस जो है हीलियम है, उसके बाद नियोन है, उसके बाद आपका है नियोन के बाद आर्गन है, आर्गन के बाद क्रिप्टन है, क्रिप्टन के बाद जेनन है और जेनन के बाद रेडॉन है। और उसके बाद ये ध्यान में कर लीजिए कि ये 6 संख्या जो है ना अक्रिय गैस है। क्या है? अक्रिय। कभी कभी एग्जाम में होता क्या है कि उस समय आपको उससे पूछा जाता है कि निम्न में कौन अक्रिय गैस नहीं है। तो अक्रिय गैस नहीं है तो उस समय इस 6 के अलावा अगर कोई है तो इसका मतलब वो अक्रिय गैस नहीं है, इसीलिए आपको ये 6 का 6 याद रखना होगा। दूसरी बात है कि रेडॉन के बारे में पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा गैस है जो आपके वायुमंडल में नहीं पाया जाता है। तो आपको जो है रेडॉन जो है ना आपके वायुमंडल में नहीं पाया जाता है, इस बात को ध्यान में कर लीजिए कि रेडॉन आपके वायुमंडल में नहीं मिलेंगे। अब हम आपको बता देते हैं हीलियम के छोड़कर, हीलियम को सिर्फ छोड़ करके बाद बाकी जितने अक्रिय गैस है उसके बाह्यतम सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सिर्फ हीलियम के अलावा। तो कभी कभी रीजनिंग में भी पूछ लिए जाते हैं कि हीलियम दे देगा 3 गो जो है ना गैस दे देगा, अब बताइए इसमें कौन भिन्न है। तो ऐसी परिस्थिति में हम हीलियम हमारा आंसर हो जाता है। क्यों आंसर हो जाएगा? क्योंकि हीलियम की बाह्यतम कक्षा में 2 ही सेल है, 2 ही इलेक्ट्रॉन है, अन्य के 8 है। तो ऐसी परिस्थिति में उस समय आपको रीजनिंग में भी बाइफॉरगेट करने में पता चलता है जब आपको साइंस आता है। कभी कभी साइंस से ही रीजनिंग बना दिया जाता है। तो इस बात को ध्यान रखना है कि काहे हीलियम अलग होगा, क्योंकि हीलियम में 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं और बाद बाकी सभी जितने भी अक्रिय गैस है सब में कितने हैं? 8 है। इस बातों को ध्यान में रखना है। यहाँ बोला 8 पूरा करना अष्टक कहलाता है, मतलब अष्टक पूरा करना कहलाता है। अब यहाँ पे देख लीजिए, बोला है अक्रिय गैसों के अणु एक परमाणुक होते हैं। पूछा जाता है कि निम्न में कौन एक परमाणुक है? तो जितने भी अक्रिय गैस है सब एक परमाणुक है, उनके जो भी अणु होंगे सभी के सभी एक परमाणुक अणु के नाम से जाने जाते हैं। इस बात को ध्यान में रखेंगे। परमाणु बाह्यतम कक्षा जो है ना अस्थायी होता है। परमाणु का जो बाहरी कक्षा होता है अक्रिय गैस को छोड़ करके बाद बाकी जितने भी तत्व हैं सबके बाह्यतम कक्षा क्या है? अस्थायी होते हैं। लेकिन अक्रिय गैस की परमाणु की बाह्यतम कक्षा क्या होता है? अस्थायी होता है। क्या होता है? अस्थायी। तो अस्थायी और अस्थायी से पूछ लिए जाते हैं। ध्यान रखिएगा कि अस्थायी क्यों होता है? क्योंकि जिसमें अष्टक पूरा हो गया वो अस्थायी हो गया। क्या हो गया? अस्थायी। वो किसी से अभिक्रिया नहीं कर सकता है, लेकिन जिसमें अष्टक पूरा नहीं है वो किसी के साथ अभिक्रिया कर सकता है। इस बातों को ध्यान में रखना है। अब अष्टक पूर्ण करने की प्रक्रिया से कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ बोला है कि किसी दूसरे परमाणु का अपना एक से अधिक इलेक्ट्रॉन का त्यागना। ठीक है, अष्टक पूरा करने के लिए या तो एक परमाणु इलेक्ट्रॉन लेंगे या नहीं तो देंगे, तभी अष्टक पूरा होगा। तो इलेक्ट्रॉन का त्यागना, उसके बाद दिया है इलेक्ट्रॉन का प्राप्त करना। ठीक है, अष्टक पूरा करने के लिए क्या करेंगे? त्यागेंगे, प्राप्त करेंगे, इलेक्ट्रॉन का साझा करेंगे। इस तरह से अष्टक पूरा किए जाते हैं। तो इस तरह से बंधन भी बनता है, आप लोग 10th लेवल पर पढ़े होंगे। अब हम यहाँ देख लीजिए, यहाँ धनयान कौन बनाता है? तो इलेक्ट्रॉन निकाल दिए जाते हैं तो धनयान बनते हैं। ठीक है, क्या क्या बनता है? इलेक्ट्रॉन निकाल जाने से धनयान कब बनता है? धनायन कब बनता है? जब ये इलेक्ट्रॉन निकाल दिया जाता है। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया जाता है तो ग्रहण करने पर ऋणायन बन जाता है। इस बात को ऋणायन वही बोला है, यही बात बोला है। ग्रहण करने से जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है तो क्या बना रहा है? ऋणायन बना रहा है। लेकिन जो त्याग कर रहा है वो क्या बना रहा है? धनायन बना रहा है। सभी अधातुओं के आयनन ऋणायन होते हैं। जितने भी अधातु होंगे उनके आयन कैसे होंगे? ऋणायन होंगे। ठीक है, और इनकी ऑक्साइड कैसे होंगे? अम्लीय होंगे। ठीक है, याद रखिएगा कि ऑक्साइड अम्लीय होता है, आयन क्या होगा? ऋणायन होता है। अब यहाँ पे देख लीजिए कि संयोजकता शब्द के बारे में जानना है। संयोजकता एक लैटिन भाषा का शब्द है। संयोजकता किस भाषा के शब्द है? लैटिन भाषा के शब्द है। अब यहाँ पे देख लीजिए, सभी संयोजकता के बारे में बताया गया है कि सोडियम के परमाणु 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं बाह्यतम कक्षा में। अक्रिय गैस नियोन में भी, हाँ, नियोन में भी व्यवस्था वही रहता है। ठीक है, मतलब कहने का मतलब है जब सोडियम के परमाणु
एक इलेक्ट्रॉन को त्याग कर देगा तो किसके जैसा बन जाएगा, नियॉन के जैसा बन जाएगा। अर्थात कहने का मतलब है कि नियॉन में 10 परमाणु है। कितने परमाणु हैं, 10। और जब 11 को है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन अगर त्याग कर दिया जाए तो कितना बन जाएगा, 10। तो किसके जैसा व्यवस्था बन गया, नियॉन के जैसा बन गया। कहने का मतलब इसका यही था। यहाँ पे दिखाया है देखिए कि ये देखिए 2 8 1 होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो जब इसने एक इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया तो क्या कितना रह गया, 2 8 रह गया। तो 2 8 रहने के बाद क्या हो जाता है, 10 बन के रह जाते हैं। इस बातों को ध्यान में रखना है। क्लोरीन परमाणु जो है ना ग्रहण करके आर्गन के जैसा व्यवस्था बना लेता है। किसके जैसा, आर्गन के जैसा। अब यहाँ देखिए क्लोरीन परमाणु में क्या होते हैं, 2 8 7 होते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्या होते हैं, 2 होते हैं, 8 होते हैं, 7 होते हैं। और जब इसने ग्रहण किया तो कितना बन गया, 2 8 8, 2 8 8 बन गए। अब 2 8 8 बन गए तो इसी तरीके का जो है ना किसका होता है, आर्गन का होता है। तो पूछ लिया जाता है कि क्लोरीन परमाणु जब एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेते हैं तो किसके जैसा व्यवस्था बना लेंगे, तो आर्गन के। वही इससे पहले हमने बताया कि सोडियम परमाणु जब एक इलेक्ट्रॉन को त्याग कर देंगे तो किसके जैसा बन जाएगा, नियॉन के जैसा। इस बातों को ध्यान में रखना है। रासायनिक बंधन से प्रश्न पूछे जाते हैं। रासायनिक बंधन 3 प्रकार के होते हैं और तीनों प्रकार के बंधनों से पूछे जाते हैं। यहाँ पे देखिए एक होता है वैद्युत संयोजक बंधन। इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है। यानी आदान प्रदान मतलब स्थानांतरण होता है। मतलब एक परमाणु के इलेक्ट्रॉन दूसरे परमाणु में चले जाते हैं, इसी को कहते हैं इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण। तो जब इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हो तो ये कौन सा बंधन होगा, वैद्युत संयोजक बंधन। यहाँ पे देखिए सोडियम परमाणु जो है एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं, इसीलिए ये जो भी क्रिया करेंगे सोडियम परमाणु, ये कैसा बंधन बनाएंगे, तो आपको ध्यान रखना है वैद्युत संयोजक बंधन बनाएंगे। अब यहाँ पे देखिए वैद्युत संयोजक बंधन से कुछ गुण के बारे में पूछ लिए जाते हैं कि क्या क्या गुण इसके पाए जाते हैं। तो गुण पाए जाने का मतलब इसका घनत्व जो होगा उच्च होगा। वैद्युत संयोजक बंधन का घनत्व क्या होगा, उच्च होगा। द्रव्यनांक और क्वथनांक क्या होंगे, उच्च होंगे। उसके बाद है ध्रुवीय जो है ना घोल जो है ना में घुलनशील होगा। ध्रुवीय घोल में ये क्या हो जाएगा, घुलनशील। लेकिन अध्रुवीय घोल में क्या होगा, अघुलनशील, मतलब घुलेंगे नहीं। इस तरह से इसके गुण हैं। उसके बाद है जलीय विलयन में ये यौगिक विद्युत का सुचालक होगा। जब इसका विलयन जलीय कर दिया जाएगा तो उस समय ये क्या हो जाएंगे, सुचालक बन जाते हैं। और तीव्र गति वाली होती है। कैसी गति वाली होती है, तीव्र। तो ये तो मैंने बताया किसका गुण, सह वैद्युत संयोजक यौगिक। अब हम बताएंगे आपको सह संयोजक यौगिक के बंधन। इसमें इलेक्ट्रॉन का साझेदारी होता है। जब इलेक्ट्रॉन का साझेदारी हो तो ऐसी परिस्थिति में कौन से बंधन बनाए जाते हैं, सहसंयोजक बंधन। अब सहसंयोजक बंधन से 3 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है एकल संयोजक, ठीक है, जिसमें एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन का साझा होता है, उसको एकल संयोजक बंधन कहते हैं। यहाँ पे देखिए एक एक करके एक जोड़ा मिल करके बना है, इसीलिए एकल संयोजक बंधन है। एक होता है द्विक होता है, जब 2 जोड़ा का साझा होता है तो द्विक जो ऑक्सीजन के परमाणु हैं ये द्विक संयोजक बंधन बनाते हैं। उसी तरीके से नाइट्रोजन के जो परमाणु हैं ये त्रिक सहसंयोजक बंधन बनाते हैं। तो जब 3 जोड़े का होता है साझा तो उस समय क्या हो जाएगा, त्रिक सहसंयोजक बंधन। तो ये तो हो गया बेसिक सा जानकारी। अब इसके सहसंयोजक यौगिक से के गुण से पूछ लिए जाते हैं। तो इनका क्वथनांक जो होता है ना निम्न होता है। याद रखेंगे कि इसका क्वथनांक क्या होता है, निम्न होता है। इसका आकर्षण बल कमजोर होता है। क्या होता है, इसका आकर्षण बल कमजोर होता है। जल में प्रायः नहीं घुलते हैं। अविलय होने का मतलब जल में प्रायः नहीं घुलते। तो पूछे लिए जाते हैं कि सहसंयोजक यौगिक जो है ना जल में घुलेंगे या नहीं घुलेंगे, इससे पूछे जाएंगे। उसके बाद है आपको ध्यान में रखिए कि यहाँ सहसंयोजक यौगिक और उनकी आकृति से पूछे गए हैं सवाल। किसी भी सेट में आप पढ़े होंगे कि उनका जो बोला जाता है कि कार्बन डाइऑक्साइड की आकृति कैसी होगी, तो कार्बन डाइऑक्साइड की आकृति जो है एक रेखीय होगी। और ये एक रेखीय होने का मतलब है कि वो 180 डिग्री का कोण बनाएगा, ठीक है। जल का जो होगा आकृति वो कोणीय होगा। कैसे होगा, कोणीय। मतलब जब ये बंधन बनाते हैं, यौगिक बनाते हैं, तो उसका जो आकृति बनाया जाएगा तो किस तरह का होगा,
कोणीय होगा। उसी तरीके से अमोनिया का पूछा जाता है तो पिरामिडीय होगा। निम्न में कौन पिरामिडीय आकृति बनाता है, ऐसे ऑप्शन आ जाते हैं तो उस समय आपको जल होगा, अमोनिया होगा। तो इस समय आपको ध्यान रखना है कि पिरामिड कौन बना रहा है, अमोनिया। मीथेन क्या बना रहा है, चतुष्फलकीय, क्योंकि उसमें 4 H होते हैं तो इससे पता चल जाता है चतुष्फलकीय। कैसे, देखिए कैसे बनते हैं, सी है, H इधर हो गया, H इधर हो गया, H इधर हो गया और H इधर हो गया, तो चारों तरफ जुड़ गया ना, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, चतुष्फलकीय बनाता है। क्या बनाता है, चतुष्फलकीय। तो इसकी आकृति से भी पूछ लिए जाते हैं। एसिटिलीन क्या बनाते हैं, तो एसिटिलीन रैखिक। तो एक एसिटिलीन और एक कार्बन डाइऑक्साइड, ये दोनों के दोनों क्या बना रहे हैं, रैखिक। अमोनिया क्या बना रहा है, पिरामिड। तो पिरामिड वाला आपको ज्यादा से पूछे जाने की संभावना रहता है। एक फॉस्फिन है जो पिरामिड बनाता है, इस बातों को आपको ध्यान में रखना है। तो जो पिरामिड वाला है उसको आपको ध्यान में रखना जरूरी है। अब लास्ट बंधन बनाते हैं उप सहसंयोजक बंधन। ठीक है, उप सहसंयोजक बंधन से पूछे जाते हैं। तो अमोनिया जो है ना, अमोनियम आयन जो है, ये उप सहसंयोजक बंधन के उदाहरण है। इस बातों को ध्यान में रखिएगा। इलेक्ट्रॉन की निर्जन जोड़ी क्या होता है, तो सहसंयोजक बंधन के बनने में भाग नहीं जो लेते हैं उसको निर्जन जोड़ी कहते हैं। अर्थात कहने का मतलब है कि मैंने बताया कि इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, साझा होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का साझा होता है। तो इलेक्ट्रॉन का जब साझा होता है तो जैसे कहने का मतलब मैं आपको बता दूं कि यहाँ हाइड्रोजन है और यहाँ हाइड्रोजन है, ये दोनों मिल करके क्या बना गया, एक बंधन बना गया। अब ये बंधन बना गया तो ये एक जोड़ी इसमें भाग लिया। कितने जोड़ी भाग लिया, एक जोड़ी। लेकिन जब एक जोड़ी भाग लिया तो इसमें बच कितने इलेक्ट्रॉन गए, जो भाग नहीं लिए, तो इसमें बचा ही नहीं, इसमें बचा ही नहीं कोई इलेक्ट्रॉन, तो इसमें निर्जन जोड़ी नहीं है। और जिसमें बच जाएगा वो निर्जन जोड़ी कहलाएगा। अर्थात निर्जन जोड़ी का मतलब ये होता है कि जिसमें इलेक्ट्रॉन जो है बच जाए। तो बच जाने का मतलब है, जैसे हम मान लीजिए कि अगर हमने बताया कि किसी भी सी है और H के साथ मिल रहा है, ठीक है, तो H के साथ मिल रहे हैं तो इसमें जो है सी में जो है ना कितने परमाणु हैं। अब सभी परमाणु, अगर सभी परमाणु मिल जा रहे हैं, जुड़ जा रहे हैं, तो उस समय निर्जन जोड़ी नहीं होगी। अगर नहीं मिलेंगे तो निर्जन जोड़ी होंगे। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। या आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि जो साझा में भाग लेता है वो निर्जन जोड़ी नहीं है, बल्कि जो नहीं भाग लेता है तो वही निर्जन जोड़ी है। ठीक है, आगे है इलेक्ट्रॉन की निर्जन जोड़ी। मैंने बता दिया है, 2 जोड़ा इलेक्ट्रॉन की बात यहाँ पे दिखा दिया है कि भाई जो भाग लिया है वो ये इलेक्ट्रॉन का निर्जन जोड़ी है, जो भाग नहीं लिया यहाँ पे दिखाया गया है। ठीक है, यहाँ देखिए ये भाग नहीं लिया है तो ये क्या है, इलेक्ट्रॉन का निर्जन जोड़ी है। अब यहाँ पे देखिए कि यौगिक जिनमें सहसंयोजक और आयनिक बंधन उपस्थित होते हैं। कुछ यौगिक ऐसे हैं जिनमें सहसंयोजक भी बंधन होते हैं और आयनिक भी होते हैं। वो यौगिक कौन है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये ध्यान रखेंगे। उसके बाद है हाइड्रोजन साइनाइड है, उसके बाद सल्फ्यूरिक अम्ल है और कैल्शियम कार्बोनेट है। ये दोनों तरह के बंधन को दर्शाते हैं, इसीलिए ध्यान रखिएगा, इसको दोनों में काउंट हम लोग कर लेते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में यहाँ पे दिखा दिया है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या क्या करते हैं, तो आपको ये खाली ये उदाहरण याद रखने हैं और कुछ नहीं। ऑक्सीकरण और अवकरण की बात कर लेते हैं। तो ऑक्सीकरण और अवकरण में क्या होता है कि ये ऋणात्मक, विद्युत का क्या होता है, ऋणात्मक होता है। ठीक है, और परमाणु में मूलकों का अनुपात बढ़ जाता है इसमें। ठीक है, जिसके कारण परमाणु की संख्या जो है ना बढ़ जाती है। ऋणात्मक जो आयन बनाते हैं उसकी परमाणु संख्या क्या होती है, बढ़ती है। इस बात को ध्यान में रखिए। अवकरण में क्या होता है, ये विद्युत का क्या होता है, धनात्मक होता है। सिर्फ आपको ध्यान में रखना है कि अवकरण विद्युत का धनात्मक होता है, ऑक्सीकरण विद्युत का ऋणात्मक होता है। क्यों, क्योंकि उसमें ग्रहण करता है और इसमें क्या करता है, त्याग करता है। इस बातों को ध्यान में रखना है। बस इतना ही बात आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। जो एग्जाम में पूछे जाएंगे मैं वही बता रहा हूँ, सारे बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब एग्जाम होंगे तो उस समय आपको यही रिवाइज करके जाना होगा और एग्जाम देना होगा। ठीक है, अगर अभी से आपको पता है ये सब बेसिक नॉलेज तो दिक्कतें एग्जाम में नहीं होंगी। यहाँ पे देख लीजिए, ऑक्सीकारक एवं अवकारक पदार्थ के बारे में बताया गया है। ऑक्सीकरण होता है जिसमें वो ऑक्सी अवकारक है। ठीक है, जिसमें ऑक्सीकरण प्रक्रिया हो वो क्या होंगे, अवकारक। लेकिन जिसमें ऑक्सीकरण और पदार्थ का अवकरण होता है जिसमें, वो क्या है, ऑक्सीकारक। उल्टा होता है, याद रख लीजिएगा कि जिसमें ऑक्सीकरण की प्रक्रिया होती है वो पदार्थ अवकारक कहलाते हैं, और जिसमें अवकरण की प्रक्रिया होती है वो ऑक्सीकारक कहलाते हैं। ठीक है, इस बातों को ध्यान में कर लीजिए। यहाँ पे बोला है ऑक्सीकारक। ऑक्सीकारक जो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, ग्रहण करता है। ऑक्सीकारक जो इलेक्ट्रॉन का, ठीक है, ऑक्सीकारक और ऑक्सीकरण दोनों में अंतर है, ऑक्सीकारक और ऑक्सीकरण। ठीक है, ऑक्सीकारक का मतलब हो गया जिसमें
जिसमें ऑक्सीकारक वे है जिसमें अवकरण प्रक्रिया होती है। क्या होती है? अवकरण प्रक्रिया। तो अवकरण ऑक्सीकारक में इलेक्ट्रॉन का क्या होगा? ग्रहण होगा, ठीक है। और अवकारक वे पदार्थ है जिसमें इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? त्याग होता है। तो ये डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं कि ऑक्सीकारक में होते हैं इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? ग्रहण, और अवकारक में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का त्याग। बस इतना ही बात आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे देखिए कुछ अवकारक के उदाहरण दिए गए हैं। H2 जो है ना अवकारक है, H2S अवकारक है, CO अवकारक है, SO2 अवकारक है, और C जो है ना ये आपको अवकारक है। अवकारक के उदाहरण दिए गए हैं। कुछ ऑक्सीकारक के भी उदाहरण दिए गए हैं, यहाँ पे देख लीजिए। ये सब ध्यान में रखिएगा कि ऑक्सीकारक कौन है और अवकारक कौन है। यहाँ पे ऑक्सीकारक के यहाँ भी उदाहरण है। ये ऑक्सीकारक और अवकारक कि दोनों तरह का व्यवहार करने वाले हैं H2S, ठीक है। H2S दोनों तरह के व्यवहार करते हैं। H2O2 जो है ना दोनों तरह का व्यवहार करते हैं। SO2 दोनों तरह का व्यवहार करते हैं। और उसके बाद है HNO2, ये भी दोनों तरह के व्यवहार करते हैं। मतलब ऑक्सीकारक और अवकारक दोनों गुण इसमें पाए जाते हैं। अम्लीय और क्षारीय को आपने पढ़ा होगा, अम्लीय और क्षारीय के बारे में। जलीय घोल जो है ना नीले लिटमस को क्या कर देता है? लाल कर देता है। अम्ल जो होता है क्या करता है? नीले लिटमस को क्या कर देता है? लाल कर देता है। लेकिन जो धातु की क्रिया होती है वो हाइड्रोजन गैस जब भी धातु से क्रिया करेगा तो कौन सा गैस मुक्त करेगा? हाइड्रोजन। इस बातों को ध्यान में करना है। हाइड्रोजन गैस मुक्त होने के कारण जो है ना ये ध्यान में रखना है कि अम्ल जब अभिक्रिया करता है तो कौन सा गैस निकलता है? हाइड्रोजन। एक क्षार से प्रतिक्रिया कर लवण बना और जल बना लेता है। मतलब क्षार से अभिक्रिया करने के बाद क्या बनते हैं? लवण और जल। अब उसके बाद है अर्हेनियस के सिद्धांत के अनुसार बताया गया कि अर्हेनियस के सिद्धांत के अनुसार जल में घुलकर क्या है? हाइड्रोजन आयन देता है। हाइड्रोजन आयन किसके सिद्धांत के अनुकूल देता है? तो आपको ध्यान रखना है अर्हेनियस के। उसके बाद है लिविस का सिद्धांत। लिविस के सिद्धांत के अनुसार जो है ना अम्ल वे पदार्थ है जो निर्जन युग्म स्वीकार करने में की प्रवृत्ति रखते हैं। मतलब कहने का मतलब है निर्जन युग्म स्वीकार करने की प्रवृत्ति किस में पाया जाता है? अम्ल में पाया जाता है। लेकिन ये किसके सिद्धांत के? तो लिविस के सिद्धांत। तो लिविस और अर्हेनियस का मैंने बताया, एक है ब्रांस्टेट और लॉरी के सिद्धांत ने बताया है कि इस सिद्धांत के अनुसार अम्ल वे पदार्थ है जो किसी दूसरे, यहाँ पे कट गया है, दूसरे पदार्थ से जो है अभिक्रिया करने में सक्सेसफुल होता है। ये चीज बोला है, ध्यान में कर लीजिए सिद्धांत। अब यहाँ पे देख लीजिए कि ये मैंने तीनों सिद्धांत बता दिए हैं। सामान्य सभी धान्यान लिविस अम्ल होते हैं। सामान्यतः सभी धान्यान जो है ना लिविस अम्ल कहलाते हैं। इस बात को भी ध्यान में रखना है। अम्लों के उपयोग से पूछे जाते हैं प्रश्न। उपयोग में क्या कहाँ करते हैं अम्ल का प्रयोग? औषधि बनाने में, संचायक बैटरी में, ठीक है। बैटरी में प्रयोग किया जाता है और औषधि बनाने में। बाहर ध्यान न दे तो बेटर रहेगा। उसके बाद बोला है नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल में कहने का मतलब है कि औषधि का निर्माण नाइट्रिक अम्ल और उर्वरक बनाने में करते हैं, अम्लराज बनाने में करते हैं। अम्लराज बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? नाइट्रिक अम्ल का। वही सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग संचायक बैटरी में करते हैं। ये एग्जाम में पूछे गए हैं, इस बात को ध्यान में रखें। हाइड्राक्लोरिक अम्ल, हाइड्राक्लोरिक अम्ल की बात कर लेते हैं तो ये भी अम्लराज बनाने में काम करता है। तो दो अम्ल को मैंने बताया, एक नाइट्रिक अम्ल, एक हाइड्राक्लोरिक अम्ल, ठीक है, औषधि के निर्माण करने में। उसके बाद है सिरका का निर्माण करने में। सिरका का निर्माण करने में एसिटिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। खट्टे पदार्थ बनाने में एसिटिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। फॉर्मिक अम्ल का प्रयोग फलों को संरक्षित करने में। पूछा जाता है कि अगर आप फल को आपको संरक्षित करना है तो किस अम्ल का प्रयोग करेंगे? तो फॉर्मिक अम्ल। रबर के स्कंदन करना है तो उस समय आप कौन सा अम्ल का प्रयोग करेंगे? फॉर्मिक अम्ल। उसके बाद फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल होता है? ऑक्जेलिक अम्ल। फोटोग्राफी और छपाई में ऑक्जेलिक अम्ल और रंगाई में ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किए जाते हैं। उसके बाद है बेंजोइक अम्ल का प्रयोग हम दवा व खाद्य पदार्थों के संरक्षण में करते हैं। जब दवा और खाद्य पदार्थों का संरक्षण करना है तो किस अम्ल से प्रयोग करेंगे? तो बेंजोइक अम्ल। उसके बाद मैं आपको बता दूं, यहाँ पे बोला है कि दवाओं के निर्माण व कपड़ा उद्योग में भी सिट्रिक अम्ल का भी प्रयोग किया जाता है। अम्ल का पीएच मान हमेशा 7 से, कौन सा अम्ल? हाँ, सिट्रिक अम्ल जो है ना आपको ध्यान रखना है, मैंने बता दिया है, जो जितना बताया उतना ध्यान रखें। उसके बाद आगे बोला है क्षार।
क्षार के बारे में बताया गया। देखिए क्षार का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं। क्षार लाल लिटमस को क्या कर देता है, ठीक है, नीला कर देता है। मिथाइल ऑरेंज को पीला कर देता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। खाली लाल लिटमस ही नहीं, मिथाइल ऑरेंज पर अगर पड़ेगा तो वो पीला हो जाएगा, और लाल लिटमस को क्या करेगा, नीला कर देगा। क्षार तेल और गंधक को घुला लेने में की क्षमता रखता है। क्षार जो है ना तेल को भी घुला लेगा और गंधक को भी घुला लेगा, ठीक है। उसके बाद है कार्बनिक पदार्थ को नष्ट कर देता है क्षार। कार्बनिक पदार्थ को क्या कर देता है, नष्ट। फिनोल्फेथलीन को गुलाबी बना देता है। तो अभी हम दो चीज़, एक मिथाइल को बोले हैं, ये ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज को पीला बनाता है और फिनोल्फेथलीन को गुलाबी बनाता है, और किसको, लिटमस को क्या बना देता है, लाल लिटमस को नीला बना देता है। इस बात से ध्यान में रखेंगे। उसके बाद है आधुनिक विचारधाराएं बताए गए हैं। आर्हेनियस के अनुसार थोड़ा भस्म के बारे में बताया गया। इसने बोला कि जलीय घोल को हाइड्रोक्साइड आयन देगा। जलीय घोल को क्या देगा, हाइड्रोक्साइड आयन। दूसरे, अब ये ब्रास्टेड लॉरी के सिद्धांत के अनुसार दूसरे पदार्थ से प्रोटॉन ग्रहण करने की क्षमता ये रखता है। प्रोटॉन ग्रहण करने की इसमें क्षमता होती है। इलेक्ट्रॉन का निर्जन जोड़ी, बोला है इलेक्ट्रॉन का निर्जन जोड़ी करने की क्षमता, प्रदान करने की क्षमता किसके अनुसार, लिविस के अनुसार। इलेक्ट्रॉन के निर्जन जोड़ी प्रदान करने की क्षमता होती है। उसके बाद बोला है कि भस्म के प्रकार, भस्म के दो प्रकार होते हैं, ठीक है। भस्म के दो प्रकार हैं, जल में विलय और अविलय। मतलब कुछ घुलता है कुछ नहीं घुलता है, ये चीज़ उसके आधार पर दो प्रकार बनाए गए हैं। जो भस्म होते हैं, जो जल में घुल जाते हैं उसको हम क्षार कहते हैं, ठीक है। जल में घुलने वाले को क्या कहते हैं, क्षार। क्षार कौन कौन है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्षार है, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्षार है। उसके बाद अमोनिया हाइड्रोक्साइड क्या है, क्षार है। क्षार क्यों है, क्योंकि ये जल में घुल जाते हैं। सभी क्षार भस्म होते हैं, जितने भी क्षार है सब के सब भस्म हैं, लेकिन सभी भस्म क्षार नहीं है, क्योंकि जल में विलय सभी नहीं है, इसीलिए सभी भस्म क्षार नहीं है। इस बात को ध्यान में रखिए। क्या सभी भस्म क्षार है, तो सभी भस्म क्षार नहीं है, ठीक है। लेकिन सभी क्षार क्या है, सब भस्म का मतलब क्षारक होता है, इस बात को ध्यान में रख लीजिए, ठीक है। सभी क्षार क्षारक हैं, लेकिन सभी क्षारक क्षार नहीं है, इस बात को ध्यान में कर लेना है। उसके बाद है भस्मों के क्षारों का उपयोग कहाँ करते हैं, तब विरंजक चूर्ण बनाने में इसका प्रयोग, ब्लीचिंग पाउडर इसी को कहते हैं। और विरंजक चूर्ण का फार्मूला आप ध्यान में रखेंगे, क्योंकि इससे पूछे गए हैं एग्जाम में। CaOH2 का कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ये विरंजक चूर्ण नहीं होगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तो ये बुझा हुआ चूना होगा। ये जो है ना, ये ध्यान रखिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, विरंजक चूर्ण बनाने में इसका प्रयोग करते हैं। अम्लीयता को दूर करने में करते हैं, मतलब पेट में अगर अम्लीयता हो गया या कहीं अम्लीयता ज़्यादा बढ़ गया तो वहाँ दूर करने में करते हैं। कॉस्टिक सोडा की बात कर लेते हैं। कॉस्टिक सोडा जो है ना, इसको हम सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। इसका जो है ना कपड़ा और कागज़ बनाने में प्रयोग किया जाता है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की बात कर लेते हैं, तो इसको मुलायम साबुन बनाने में करते हैं, ठीक है। मुलायम साबुन बनाने में किया जाता है। CO2 और SO2 गैस के अवशेष के रूप में काम करते हैं, मतलब जब मुलायम साबुन बनाते हैं तो CO2 और SO2 गैस देता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मकान बनाने के रूप में किया जाता है, गारे के रूप में किया जाता है, इस बात को ध्यान में रखिए। उसके बाद है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड पेट की अम्लीयता दूर करने के लिए करते हैं। पूछा जाता है कि पेट की अम्लीयता दूर करने के लिए कौन से भस्म का प्रयोग करेंगे, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। एंटीडोट का काम ही करता है, क्या करता है, एंटीडोट। उसके बाद है मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड औषधि निर्माण में प्रयोग किए जाते हैं। भस्म या क्षार का जो pH होता है हमेशा 7 से ज़्यादा होता है, इस बातों को भी ध्यान रखना है। अब लवण की थोड़ा बात कर लेते हैं। लवण जो होता है, अम्ल और क्षार के मिलने से लवण बनता है, जैसा कि यहाँ पे बताया गया है। इसमें बोला है लवणों का वर्गीकरण, इसके आधार पर हम लवण के अनेक प्रकार बना सकते हैं। ये है सामान्य लवण, ठीक है। इसमें जो होता है सामान्य लवण में क्या होते हैं कि ज़्यादातर आपको हाइड्रोक्सिल आयन मुक्त करने वाले लवण होते हैं, इस बात को ध्यान रखना है। उसके बाद आपको अम्लीय लवण होता है, तो अम्लीय लवण का आपको उदाहरण याद करके रखना है कि अम्लीय लवण कौन कौन होते हैं। तो सोडियम बाइकार्बोनेट जो होता है
ये आपको है अम्लीय लवण है। कभी कभी पूछ दिया गया है कि निम्न में कौन अम्लीय है, तो हमको लगता है कि भाई ये भस्म है। सोडियम हाइड्रोक्साइड अगर भस्म है तो ये भी भस्म होंगे, तो भस्म नहीं है ये, बल्कि एक अम्लीय लवण है। इस बात को ध्यान में रखना है। और यहाँ पे देख लीजिए भौस्मिक लवण में भी कुछ आते हैं। भौस्मिक लवण में ये आपको पीवी जो लेड का जो बना हुआ लवण है वो, और मैग्नीशियम का जो बना हुआ है वो भौस्मिक लवण होता है, लेकिन सोडियम का जो बना है वो अम्लीय लवण है। इस बातों को भी ध्यान में आपको रखना है। अब यहाँ पे देखिए सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रयोग जो है रसोई घर में करते हैं। कहाँ करते हैं? रसोई घर में। उसके बाद है पेट की अम्लीयता दूर करने में सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट का आपको ये अनुसूत्र याद कर लेना है। ये सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 होता है। ये भी एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे जा सकते हैं। सोडियम कार्बोनेट की बात करें तो ये धोने की सोडा होता है और ये खाने की सोडा होता है। धोने की सोडा देख लीजिए, धोने की सोडा में आपको जो इसका फार्मूला होता है, ये इसमें 10 गो जल का अनुसूत्र है और Na2CO3 है। Na2CO3 या 10 गो जल याद कर लीजिए। ये किसका होता है? सोडियम कार्बोनेट। इसको हम धोने का सोडा के नाम से भी जानते हैं, धुलाई में काम आता है। अब इसके बाद है पोटेशियम नाइट्रेट की बात कर लेते हैं। तो आतिशबाजी में, मतलब कहीं पे भी बम विस्फोट करना है वगैरह, इस तरह का विस्फोटक पदार्थ बनाना है, तो वो हम क्या पोटेशियम नाइट्रेट का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पे उर्वरक के रूप में भी काम आता है पोटेशियम नाइट्रेट। उसके बाद है कॉपर सल्फेट, जो है ना आपका कीटाणुनाशक के रूप में आता है। किस रूप में आएंगे? कीटाणुनाशक। कभी कभी लेपन में भी काम आ जाता है, रंगाई में भी काम आ जाता है कॉपर सल्फेट। मतलब किसी पर लेप चढ़ाना हो, विद्युत लेपन में काम आ जाते हैं। पोटास एलम के प्रयोग हम जल शुद्धिकरण में करते हैं। पोटास एलम का फार्मूला आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि पोटास एलम में क्या क्या है। पोटास एलम में जो है ना आपको ध्यान रखना है, पोटेशियम है, पोटेशियम सल्फेट है, और उसके बाद एल्यूमिनियम सल्फेट है, और उसके बाद 24 गो जल है। इस बात को ऐसे याद करके तोड़ के याद रखेंगे तो याद रहेगा, अन्यथा आप पूरा रटेंगे तो याद नहीं होगा। आपको ध्यान रखना है कि क्या क्या है। तो पोटेशियम सल्फेट है, एल्यूमिनियम सल्फेट है और 24 जल अणु है। इस तरह से याद रखेंगे तो आपको याद रहेगा। उसी तरीके से कॉपर सल्फेट को भी आपको थोड़ा सा ध्यान रख लेना फार्मूला में। कॉपर सल्फेट में 5 जल अणु हैं, और इससे पहले हमने बताया था सोडियम कार्बोनेट। तो सोडियम कार्बोनेट में जो होता है वो 10 जल अणु होता है। अब यहाँ पे देख लीजिए पोटास एलम का प्रयोग खून का बहना रोकने में भी काम आता है और जल के शुद्धिकरण में भी काम आता है। एक होता है पीएच मूल्य। अब पीएच मूल्य का क्या मतलब होता है? अम्लीयता और क्षारीयता को प्रदर्शित करने वाले को पीएच मूल्य कहा जाता है। पीएच देख लीजिए कि कुछ पदार्थों से पीएच मान पूछे जाते हैं। नींबू का पीएच कितना होता है? 2.2 से 2.4। ऑप्शन में 2.3 होगा तो उस समय 2.3 भी आपके आंसर हो जाएंगे। 2.4 से 3.4 तक आपका सिरका का पीएच होता है। ठीक है, सिरका का पीएच पूछा जाएगा तो 2.4 से लेकर के ऊपर होगा। कभी कभी हम कंफ्यूज कर जाते हैं कि 2.4 नींबू का होगा या 2 सिरका का होगा। तो याद रखिएगा, जब सिरका रहेगा तो सिरका का भी हो सकता है और नींबू का भी हो सकता है। ठीक है, शराब का जो पीएच होता है वो 2.8 से 3.8 तक होता है। तो इस बीच में आपका शराब का पीएच भी आ जाता है। टमाटर जूस का पीएच जो है ना 4 पॉइंट से लेकर 4 पॉइंट अपर होता है। उसी तरीके से बियर का जो पीएच होता है उससे ज़्यादा होता है। 4.0 से लेकर 5 तक बियर का पीएच होता है। ठीक है, शराब से ज़्यादा है पीएच मान बियर का। कॉफ़ी का पीएच जो होता है 4.4 से 5.5 होता है। वही आपका ध्यान रखिए, मानव मूत्र का जो होता है 5.5 से लेकर 7.5 तक हो जाता है। उसके बाद है आपको मानव लार की पीएच की बात करें तो 6.5 से लेकर के 7.5 तक हो जाता है। मानव रक्त की बात करें तो 7.3 से लेकर के 7.5 तक हो जाते हैं। और दूध का पीएच मान कहे तो आपको 6.4। इसलिए ध्यान रखना है पीएच मान। अब यहाँ पे देखिए मनुष्य और पशुओं की बात कर लेते हैं। शरीर में होने वाली रासायनिक क्रियाएं जो है ना ज़्यादातर एक्टिव कब होता है? जब 7 से 7.8 रहता है तब। अब हम अम्लीयता, मुंह की अम्लीयता जो है ना 5.6 से कम होने पर जो है ना, ये बोला है 5